नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज की क्लास में हम इतिहास विषय के दौरान नवपाषाण काल को पढ़ेंगे और अपने जो 2 चैप्टर अभी खत्म हो जाते हैं, जो प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बुक हम पढ़ रहे हैं, उसके तहत बात की जाए तो अपने जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके तहत हमने जो पाषाण काल स्टोन एज को शुरू किया था, उसके 2 चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और तीसरा चैप्टर जो नवपाषाण संस्कृति की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिथिक कल्चर, इसको नवपाषाण काल ही समझे। जो हमने स्टोन एज का डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन किया था, विभाजन किया था, जो हमने पाषाण काल को 3 युगों में विभाजित किया था। एक तो पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, और दूसरा आपको चार्ट देखना होगा यहाँ पे। जो पहले शुरुआती दौर में हमारे द्वारा जो चार्ट बनाया जाता है, जो पाषाण काल के दौरान बात की जाए तो 3 भागों में विभाजन हमने किया था। उसका पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, और दूसरा जो मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और तीसरा नवपाषाण काल। हमने 2 काल को पढ़ लिया है, एक तो पूरा पाषाण काल को और मध्य पाषाण काल को। आज हम नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। तो नवपाषाण काल के दौरान मानव के द्वारा क्या आविष्कार, क्या खोजें की जाती है, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसके द्वारा क्या कुछ प्रगति की जाती है, खान पान कैसा होता है, इस तरीके से उसकी सभ्यता संस्कृति का विकास कैसा होता है, उसके बारे में आज मुख्यतः हम इस क्लास में पढ़ें। आज हम नवपाषाण काल के शुरुआती दौर को समझेंगे। अगर इनका काल विभाजन किया जाए तो आपको चार्ट में मैंने लिखा रखा है कि 65 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक तो आपके पूरा पाषाण काल रहता है। उसके पश्चात 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहता है, और 7,000 ईस्वी पूर्व से लेकर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता 2750 ईस्वी के लगभग शुरुआत बताते हैं, वहाँ तक अपने को नवपाषाण काल देखने को मिलता है। और भारत में इस समय के दौरान जो अनेक राज्यों से, कौन कौन सी जगह से जो अपने को नवपाषाण कालीन उपकरण, औजार और अवशेष प्राप्त होते हैं, उसके बारे में मूल रूप से इस काल के दौरान हम अध्ययन करेंगे। जो मध्य पाषाण काल हमने कल पढ़ा था, जो पूरा पाषाण काल और जो नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण काल एक रहता है, और इसका जो समय निर्धारण है इसमें इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों द्वारा अलग अलग जो विभाजन किया गया, मूल रूप से एक अनुमान लगाने के लिए हमने जो काल निर्धारण उसका चार्ट में किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं मिस्टर जॉन लुबाक, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, उनके द्वारा सर्वप्रथम जो नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया गया, उनकी एक बुक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। 1865 की बात है ये। 1865 में यहाँ जॉन लुबाक महोदय द्वारा अपनी पुस्तक जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है, उसमें जो इस नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। अब इस नवपाषाण काल के दौरान हम देखेंगे कि कैसे टूल्स, जो उपकरण अपने को, औजार जो मानव के द्वारा, यहाँ भी बात की जाए तो मानव के द्वारा जो सूक्ष्म पाषाण औजारों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ अभी तक किसी धातु के औजारों का प्रयोग, यहाँ लोहे तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मानव के द्वारा उपकरणों को प्रयोग किया जाता है, पत्थर के। अब इस काल के दौरान जो उपकरणों में विविधता आ जाती है और सौंदर्यता दिखाई देने लगती है, और उत्कृष्ट क्वालिटी के यहाँ पे अपने को औजार, पत्थर के औजार देखने को मिलते हैं। उन जो पीछे की जो बात की जाए, पूरा पाषाण काल की बजाय मध्य पाषाण काल में औजार अच्छे दिखाई देते हैं हमको पत्थर के, और मध्य पाषाण काल से भी उत्कृष्ट और सौंदर्यता और विविधता प्राप्त किए हुए औजार अपने को नवपाषाण काल में दिखाई देते हैं। यहाँ मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा अपने औजारों को उन्नत किस्म का बना लिया जाता है। और यहाँ के जो औजारों की मुख्यतः बात की जाए तो ये घिसाई युक्त और पॉलिश युक्त होने लग जाते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर के औजार होते हैं सूक्ष्म, उसको घिस के और उसके पॉलिश करके मानव के द्वारा उसे शानदार और उन्नत बना दिया जाता है। यहाँ
औजारों को। ये फ्रिक्सेशन टूल्स यहाँ कहलाते हैं, जो टूल्स अपने को मिलते हैं या नवपाषाण काल के दौरान। अब इसमें रॉ मटेरियल कच्चा माल के रूप में जो पहले जेस पर जो चार्ट जो स्फटिक ये प्रयोग किए जाते हैं, अब मानव के द्वारा अलग पत्थरों का जो रॉ मटेरियल के रूप में कच्चे माल के रूप में जो इनके आग्नेय चट्टान का प्रयोग किया जाने लग जाता है। और बात की जाए तो बेसाल्ट का यहाँ प्रयोग किया जाने लगता है और डोलोराइट का यहाँ प्रयोग किया जाने लगता है। और मुख्यतः इसके औजारों में ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ किस प्रकार के औजार अपने को देखने को मिलते हैं। मुख्यतः इनका विभाजन किया जाए तो कैसे कैसे औजार अपने को देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा विस्तृत रूप से इसको लिखें। मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है ताकि कोई चीज़ छूट नहीं जाए, इसलिए आप इसको जो मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करें। हालांकि मैं आपको कम समय में जो नोट्स नहीं बता पा रहा हूँ, या कि यूट्यूब पे जो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य हमारा रहता है। अगर हमारी क्लासें नियमित चलती है तो उसके दौरान मैं आपको अच्छे खासे नोट्स है जो बोल बोल के बनवा दूंगा, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो महाविद्यालय संचालित अपनी कॉलेज संचालित हो जाएगी। तो अब बात करते हैं किस प्रकार के यहाँ टूल्स अपने को औजार देखने को मिलते हैं। तो एक तो एक्स टाइप के मिलते हैं, यानी जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी अपने को मिलती है। एडजेस जो एडजेस भी जिसे कहा जाता है वो मिलता है, उस टाइप का कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी से ये पतला होता है एडजेस, एडजेस कुल्हाड़ी से पतला होता है। और चिसिल टाइप के उपकरण मिलते हैं। तो चिसिल टाइप में क्या होता है, ये कुल्हाड़ी और एडजेस से लंबा होता है। तो ये औजार इस प्रकार के औजार मिलते हैं। और मुख्यतः देखा जाए तो इस समय में अपने को बोन टूल्स यानी जो हड्डियों से बने हुए उपकरण और औजार वो भी खूब मात्रा में मिलने लग जाते हैं। और बिहार में जो चिरांद नाम का क्षेत्र है वहाँ से अपने को हिरण के सींगों से बने हुए उपकरण औजार मिलते हैं, जो किसी तरीके से मानव के द्वारा जो शिकार करने में प्रयोग किए जाते थे। ये बोन टूल से जो हड्डियों के औजार होते थे, जो अपने को बिहार है जहाँ चिरांद क्षेत्र, चिरांद से अपने को मिलते हैं। और हिरण के सींगों से बने हुए औजार अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, चिरांद बिहार से प्राप्त होते हैं। ऐसे औजारों का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाने लग जाता है। और गॉर्डन चाइल्ड जो एक विद्वान हुए हैं इतिहासकार, जो इनके द्वारा इस युग को नवपाषाण युग को नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दे दी जाती है। नवपाषाण कालीन क्रांति किसके द्वारा कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा इन्हें नवपाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। अब ये मूल रूप से जो प्रारंभिक अवस्था नवपाषाण काल के दौरान है, जो इस तरीके से अपने को रॉ मटेरियल और इस तरीके के टूल्स अपने को प्राप्त होते हैं। अब भारत में शुरुआत सबसे पहले कब होती है नवपाषाण काल की खोज की अगर बात की जाए, 1860 ईस्वी में ले मैसूरियन नाम के एक विद्वान जो इतिहासकार होते हैं, उनके द्वारा जो टोंस नदी घाटी है, टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवपाषाण कालीन औजार इनके द्वारा खोजे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण कालीन औजार किसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में खोजे गए, तो 1860 ईस्वी में जो ले मैसूरियन है जिनका नाम, उनके द्वारा जो टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवपाषाण कालीन जो औजार खोजे जाते हैं। यहाँ से जो भारत में नवपाषाण काल की खोज की शुरुआत हो जाती है। उसके पश्चात बात की जाए तो विलियम फ्रेजर ये विद्वान है, इनके द्वारा क्या किया जाए, 1872 ईस्वी में दक्षिण भारत में सर्वाधिक खोजें इनके द्वारा की जाती है। 1872 ईस्वी में जो वेल्लारी है, वेल्लारी जिसे वेल्लारी भी कह सकते हो आप, वेल्लारी ये जो कर्नाटक में स्थित है, तो यहाँ पे नवपाषाण कालीन औजारों की खोज है किसके द्वारा की जाती है, विलियम फ्रेजर के द्वारा की जाती है। उसके अलावा जो अन्य इतिहासकारों का नाम हम ले तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है और पीटरसन महोदय, इनके द्वारा भी जो नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज भारी मात्रा में यहाँ की जाती है। ये खोजें इनके द्वारा शुरू कर दी जाती है नवपाषाण कालीन युग के औजारों की।
और अब बात करते हैं नवपाषाणकालीन युग के जो मानव की, जो उसके द्वारा मुख्य खोज, मानव के द्वारा उस समय कौन सी खोज की गई थी और कौन सी उपलब्धि हासिल की गई, कौन सा आविष्कार उसके द्वारा की जाए, तो उसमें मुख्यतः दो चीज़ें मुख्य मानी जाती है कि इस युग के दौरान जब हमने देखा कि मध्य पाषाण काल के दौरान मानव के द्वारा जो आग का प्रयोग चूल्हे में किया जाने लग जाता है और उसके द्वारा चित्रकारिता की जाने लग जाती है, कई कार्य उसके द्वारा सीख लिए जाते हैं, मानव निरंतर सभ्य होता चला जाता है। उसी दौरान अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल में उसकी मुख्य खोज, जो मुख्य आविष्कार माना जाएगा, तो एक पहिए का आविष्कार उसके द्वारा कर लिया जाता है। जो पहिया होता है गाड़ी के अंदर लगता है, तो इससे मानव सभ्यता की प्रगति काफ़ी तेज हो जाती है जब पहिए का आविष्कार मानव के द्वारा यहाँ कर लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार किस युग के दौरान मानव के द्वारा किया जाता है, तो नवपाषाणकालीन युग के द्वारा मानव द्वारा कर लिया जाता है। और पहिए के आविष्कार से ये जो मानव सभ्यता काफ़ी विकसित हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहिए का जो प्रयोग है पशुओं के द्वारा जो गाड़ी के रूप में यहाँ किया जाने लग जाता है मानव के द्वारा, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है। और दूसरी उपलब्धि की बात की जाए तो चौक है, जो लिखने वाली चौक नहीं है, ये चौक जो होती है, जो अपने कुम्हार होते हैं जो मृद भांड बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आपने देखा होगा अपने गांव में कहीं पे, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, वो उस चौक पे बनाता है, जो चौक होती है जो गोल गोल घूमती रहती है, और उस पे जो मिट्टी डालकर उसे मनचाहा आकार उसके द्वारा दे दिया जाता है। उस चाक का आविष्कार यहाँ जो मानव के द्वारा कर लिया जाता है। ये नवपाषाणकालीन मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ देखने को अपने को मिलती है। तो अगर बात की जाए तो नवपाषाणकालीन मानव के द्वारा जो इन चीज़ों का विकास कर लिया जाता है, और इस नवपाषाण काल से संबंधित अगर स्थलों की बात की जाए, साइट्स की बात की जाए, तो ये साइट्स अपने को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में मिलती है। तो मुख्यतः देखा जाए तो साइट्स की बात की जाए तो राजस्थान में कई क्षेत्रों से अपने को मिलेगी, यूपी, उत्तर प्रदेश से, एमपी, मध्य प्रदेश से, सिंधु प्रदेश जो वर्तमान में पाकिस्तान में कुछ प्रदेश है वहाँ से और कश्मीर घाटी से, कश्मीर से बंगाल, बिहार, असम, हैदराबाद, मैसूर, बेल्लारी, यहाँ से अपने को क्या है जो नवपाषाणकालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजारों के ढेर अपने को कई जगह और औजार प्राप्त होते हैं, और उनके द्वारा कुछ छोड़े गए अवशेष अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए कि नवपाषाणकालीन संस्कृति सबसे पहले कहाँ दृष्टिगोचर होती है, कहाँ सबसे पहले दिखाई देती है, तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र, भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पंजाब है, ये सिंध का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देती है, वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है। अब ये विद्वान, इसमें इतिहासकार एकमत नहीं है कि ये वो नहीं मानते कि नवपाषाणकालीन संस्कृति सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में शुरू हुई थी, या जो दक्षिणी भारत के या पूर्वी भारत के, जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र के व्यक्ति है उनके द्वारा शुरू की गई थी। इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है, और ये मानते हैं कि ये एक निरंतर सामान्य प्रगति के अनुसार नवपाषाणकालीन संस्कृति यहाँ शुरू हो जाती है। अब एक इतिहासकारों में ये भी बात मानने को मतभेद है, कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत है, कुछ असहमत है। ये इतिहासकारों द्वारा ज़्यादातर ये माना गया है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव होता है, ये मानव प्रजाति की पहचान करने के लिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये नाम दिया गया। जैसे होमा पिथेकस है, रामा पिथेकस, ऐसी प्रजातियां होती थी। अब ये माना जाता है कि जो आपके पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल युग से संबंधित मानव थे, उनके द्वारा यह नवपाषाणकालीन सभ्यता की शुरुआत, सब संस्कृति की शुरुआत उनके द्वारा नहीं की जाकर ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव के द्वारा की जाती है, और वह उन मानव से भिन्न और अलग होता है। अब कहा जाता है कि ये मानव कहाँ से आया, तो कुछ का इतिहासकारों का मानना है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ये मानव आता है, यानी जो अफगानिस्तान की तरफ चले जाओ, पाकिस्तान से आगे ईरान, इधर से ये आता है। और उसके अलावा बात की जाए तो पूर्वोत्तर, कुछ इतिहासकार इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र से आना मानते हैं। तो इसके द्वारा ही कहते हैं कि इस मानव जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव है, जो मानव की प्रजाति है, तो उसके द्वारा ही इस नवपाषाणकालीन संस्कृति का निर्माण किया जाता है। ये श्रेय इनको दिया गया है यहाँ इतिहासकारों के द्वारा। तो ये हालांकि कुछ बातें इसमें इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है कि जो मध्य पाषाणकालीन और पुरापाषाणकालीन
सभ्यता से संबंधित जो लोग थे उनके द्वारा फिर नवपाषाण कालीन संस्कृति वहाँ कैसे फैलती है, कब फैलती है, तो उनका जो अस्तित्व यहाँ इनके द्वारा नकारा जाता है। अब बात की जाए तो ये इनकी जो संस्कृति थी ये उन लोगों की बजाय जो पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन से संबंधित थे उनकी बजाय ये उन्नतिशील, प्रगतिशील और उत्कृष्ट अपने को देखने को प्राप्त होती है। इस तरीके से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो विद्यार्थियों बात की जाए तो आज हमने नवपाषाण काल को शुरू किया है, जो पाषाण काल के 3 भागों में विभाजन किया। पाषाण काल को 3 भाग उसके हैं, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसी नवपाषाण संस्कृति की अवधारणा के तहत हम नवपाषाण काल को ही पढ़ेंगे, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। जो नवपाषाण इस समय जिस तरीके से पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल मानव के द्वारा क्या क्या किया जाता है, क्या क्या खोज की जाती है, मानव का जीवन कैसा होता है, मानव का आवास कैसा होता है, मानव का रहन सहन कैसा होता है, मानव की वेशभूषा कैसी होती है, मानव का खान पान कैसा होता है, किस तरीके से वह अपना जीवन यापन करता है, इन चीज़ों के बारे में ही हम नवपाषाण काल के दौरान मानव द्वारा कितनी प्रगति कर ली जाती है, कितनी जो अपने आप को सभ्य बना लिया जाता है और क्या क्या सुधार उसके द्वारा कर लिए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने नवपाषाण काल का जो प्रारूप है, शुरुआती समय, उसके बारे में हमने जाना है कि नवपाषाण काल की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है और कौन सी जाति के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसके बारे में इतिहासकार काफ़ी मतभेद है कि कौन सी जाति, मानव प्रजाति के द्वारा इसकी खोज, ये चीज़ें हैं। और इसका काल निर्धारण करना ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें, फिर भी हमने जो मोटा मोटा आंकलन है अपने विभाजन शुरुआती चार्ट के अकॉर्डिंग किया है। तो नवपाषाण काल के दौरान आज हमने पढ़ा है, अगर एक बार हम इसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि जॉन लुबोक की जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक है 1865 में जॉन लुबोक के द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया गया। नवपाषाण काल शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाता है और यहाँ जो टूल्स मिलते हैं अपने को, उपकरण और औजार मिलते हैं, वो घिसाई और पॉलिश युक्त होते हैं और जिन्हें फ्रिक्सेशन टूल्स यहाँ कहा जाता है। रॉ मटेरियल की बात की जाए कच्चे माल की, तो आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, डोलोमाइट का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के जो अपने को औजार देखने को मिलते हैं, कुल्हाड़ी, एडजस्ट, चिसल और बोन टूल्स भी यहाँ अपने को मिलती है। जो हड्डियों के औजार उपकरण होते हैं उन्हें बोन टूल्स कहा जाता है। गॉर्डन चाइल्ड द्वारा इस काल को नवपाषाण कालीन संस्कृति कह दिया जाता है। 1860 की बात है तो ले मैसूरियन द्वारा टोंस नदी जो यूपी में स्थित है, नदी घाटी, वहाँ से सर्वप्रथम भारत में नवपाषाण कालीन औजारों की खोज कर ली जाती है, उपकरणों की खोज की जाती है। और विलियम फ्रेजर, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा भी नवपाषाण काल से संबंधित औजारों को खोजा जाता है। और इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बात की जाए, सबसे बड़ा आविष्कार और सबसे बड़ी खोज, तो ये पहिए और चाक का आविष्कार इस मानव के द्वारा कर लिया जाता है। और साइट्स की बात की जाए तो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, सिंधु प्रदेश, कश्मीर, बंगाल, बिहार, असम, हैदराबाद, मैसूर, बेल्लारी, कर्नाटक में भी अपने को देखने को मिलती है। इसकी महत्वपूर्ण स्थल इस युग से संबंधित देखने को मिलते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव की बात की जाए, इस प्रजाति के मानव के द्वारा नवपाषाण कालीन संस्कृति का निर्माण किया जाता है। और इस संस्कृति ये बाकी जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से काफ़ी उन्नत और उत्कृष्ट अपने को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से नवपाषाण काल की शुरुआत भारत में हो जाती है। अब हम मुख्य जो साइट्स है, कल आगे की क्लास में मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान और उसके द्वारा क्या पशुपालन किया जाता है, कौन कौन से साक्ष्य और प्रमाण अपने को मिलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच जो अपने पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, व्हाट्सएप शैक्षणिक ग्रुप है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और किसी चीज़ को भी आपको विस्तृत रूप से जानना हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हो। कोई चीज़ आपको अगर किसी अलग तरीके से पढ़नी हो या उसके बारे में अपने सुझाव देने हो तो आपके सुझाव आमंत्रित है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम नवपाषाण काल के दौरान जो मानव के जीवन, रहन सहन, खान पान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।